असलकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस मेडिकल नॉलेज। आज हम बायोलॉजी और नर्सिंग साइंसेस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। सेल को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा पूरा बॉडी सिस्टम सेल्स पर जो है वो डिपेंड करता है। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाती है एंड ऑर्गन्स मिलकर जो है ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। तो हमारे पास हमारा बॉडी सिस्टम टोटल 11 सिस्टम्स पर मुश्तमिल है और ये तमाम सिस्टम सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस लेक्चर के एंड पर आप सेल्स की डेफिनेशन को समझ जाओगे, सेल्स के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स यानी कि जो सेल्स के कंपोनेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकोगे, हर ऑर्गेनेल के फंक्शंस को समझ जाओगे, प्लांट और एनिमल सेल का क्या डिफरेंस होता है और सेल्फ कॉन्सेप्ट को हम जो है हेल्थ साइंसेस के साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं वो आज हम इस ऑब्जेक्टिव्स में कवर करेंगे। अगर बात करें हम इंट्रोडक्शन की, तो सेल हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, यानी कि जितने भी हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है जो कि सेल्स पर डिपेंड है, वो सेल्स से मिलकर जो है वो बने हुए होते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर में भी बहुत अहम किरदार है और उनका फंक्शनल में भी, यानी कि सेल्स जो है वो उनका स्ट्रक्चरल यूनिट भी बनाते हैं और उनका फंक्शनल यूनिट भी। और वही ऑर्गन्स हमारे पास, वही ऑर्गेनिजम्स, वही ऑर्गन सिस्टम्स हमारे पास जिंदगी के लाइफ प्रोसेसेस को जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए ये बेसिक यूनिट है हमारे पास लाइफ का। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो इंसान है या जानवर हैं, प्लांट हैं या जो है इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरियाज है, जो भी हैं, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर जो है वो बने हुए होते हैं। सेल्स जो है सब इसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है। तमाम चीज़ें जो है वो सेल्स ही कंट्रोल करते हैं। अगर हम बात करें सेल्स थ्योरी की, तो ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसने फर्स्ट टाइम सेल्स को डिफाइन किया था। इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे जो कि सेल्स को जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं। जैसे कि इसमें इसमें एक पॉइंट है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। अब ये बात हम जब आगे सेल्स की टाइप्स की बात करेंगे तो फिर हम उसमें क्लियर करेंगे। इसके अलावा इस थ्योरी ने कहा था कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, हमारे पास बेसिक यूनिट है। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई गई थी कि तमाम सेल्स जो है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उसी से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि जब ओल्ड सेल्स की डेथ हो जाती है तो उन्हीं ओल्ड सेल्स से न्यू सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पर वो वन सेल और मल्टी सेल्स की बात करेंगे। हमारे पास सेल्स की दो टाइप्स हैं, एक है प्रोकैरियोट और एक है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या होती है कि ये प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होती है, इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि हमारे पास है बैक्टीरिया। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ये यूनिसेल्युलर सेल्स भी होते हैं, यानी कि इनमें जस्ट एक ही सेल होता है, जैसे कि बैक्टीरिया का सेल है। यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो हमारे, यू का मतलब होता है आफ्टर, कैरियोट न्यूक्लियस। तो ये ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि जो यूकैरियोट हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एग्जांपल्स में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस सेल्स जो है वो मल्टी हैं तो वो यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं और इन तमाम में जो है वो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें जनरल स्ट्रक्चर की, तो ये जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस से ये लिखे हुए हैं, ये उसी सीक्वेंस से जो है ना वो सेल्स में भी होते हैं। जैसे कि पहले हमारे पास होता है सेल मेम्ब्रेन, देन सेकंड पे हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म, यानी कि अभी हम इस तरह समझ लें कि सेल के अंदर जा रहे हैं। तो पहले होती है सेल मेम्ब्रेन जो हमारी कवरिंग मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म होता है, देन उसके बाद न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनिल्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो ये जो है हमारे पास सेल है। इसकी जो है ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग आपको नजर आ रही है, तो इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है फोल्डिंग सी, इसको हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये सेल्स के ऑर्गेनेल्स में आता है। तो इसके अलावा ये तमाम जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस है। जिस तरह हमने पहले बात की कि यूकैरियोट्स में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उनके सेल्स में, उनके अंदर डीएनए भी होगा। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक सर्कल आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये है
हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स जो है ये बेसिकली जो है चेंज को जो है परसीव करते हैं, चेंज को रिसीव करते हैं, जो भी चेंज होता है उसके बारे में सिग्नलिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ये ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं ये एक लिक्विड में पड़े हुए हैं, और ये लिक्विड बेसिकली हमारे पास साइटोप्लाज्म कहलाता है। अभी हम अपने नेक्स्ट एक एक स्ट्रक्चर को जो है ना अभी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, और उनका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और उनका फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की आउटर कवरिंग होती है। ये सेल को प्रोटेक्ट करती है और उसकी शेप को भी मेंटेन रखती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल होती है। अब सेमी परमिएबल कौन सी मेम्ब्रेन होगी, यानी कि ये जो है हमारे पास जो ये सेमी इसी वजह से है क्योंकि इसमें से ये लिपिड बाइलेयर होती है, तो इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स इससे पास आउट हो सकेंगे और कुछ नहीं हो सकेंगे, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि हमारे पास परमिएबल होते हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। लेकिन जिस तरह ये जो है हमारे पास जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्टली इंटर नहीं करते। इनको जो है ये जो हमारे पास गेट्स होती हैं इसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ये इन गेट्स के थ्रू जो है ये जो जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर नहीं करते। इसको हम लिपिड बाइलेयर भी कहते हैं क्योंकि ये जो आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है ये लिपिड की लेयर होती है, और इनके दरमियान में जो है वो प्रोटीन्स गेट्स होते हैं जो कि जो है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को जो है ना वो फैसिलिटेट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास जो है वो सेमी परमिएबल है क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें अंदर बाहर मतलब कुछ चीज़ें अंदर जा सकेंगी और कुछ ये रोक सकेंगी। इसके अलावा अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये न्यूट्रिएंट्स को फैसिलिटेट करता है, उनकी एक्सचेंज को, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट्स की मूवमेंट भी जो है वो इसी के थ्रू होती है क्योंकि ये सेमी परमिएबल है। तो जितने भी हमारे पास यूजफुल मटेरियल होंगे वो इससे आसानी के साथ पास आउट हो जाएंगे, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि परमिएबल नहीं होंगे तो वो जो है वो इसके अंदर जो है वो नहीं जा सकेंगे। सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास साइटोप्लाज्म, यानी कि जैसे कि मैंने आपको सेल डायग्राम में बताया कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो एक जेल लाइक सब्सटेंस में पड़े हुए हैं, यानी कि एक लिक्विड्स में पड़े हुए हैं तमाम सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये इसको हम कहते हैं, यानी कि इस जेल लाइक सब्सटेंस जो है वो होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। तमाम ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। सेल के ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस भी यही होते हैं, और ये सेल को बेसिकली स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी ये लिक्विड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है और तमाम जो ऑर्गन्स हैं वो इसी के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये जेली लाइक मटेरियल्स जो है ये एक्सचेंज के लिए भी काम आता है, और ये जो है सेल्स को स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि हमारे पास न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है। ये इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें होता है डीएनए। अभी जो हमने डायग्राम देखी, डायग्राम के अंदर क्या था, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर का डायग्राम होता है। सबसे पहले इसका आता है न्यूक्लियर एनवेलप जिसके ऊपर पोर्स लगे हुए होते हैं, ये भी हमारे पास एक्सचेंज में मदद करता है। और ये जो इसके अंदर एक सेंटर है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये बेसिकली इसमें डीएनए होता है और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे पास ये ग्रोथ को भी रेगुलेट रखता है क्योंकि इसमें डीएनए होता है। इसके साथ साथ जो है ये मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन को भी जो है वो कंट्रोल करता है। इनहेरिटेंस यानी कि जो विरासत में जो न्यूक्लियस जो है जो विरासती हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो भी इसी डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं, और डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है।
अब हम बात करते हैं सेल के दूसरे ऑर्गेनेल्स की, यानी कि जिसमें पहला आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास यानी कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है जो इसकी इनर साइड पर है, और ये जो आपको गोल सी नजर आ रही है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि बाहर साइड पर है। अच्छा, अब ये जो इसने फोल्डिंग बनाई हुई है इसको हम कहते हैं, यानी कि इसके अंदर का जो ब्लू लिक्विड आपको नजर आ रहा है तो ये होता है मैट्रिक्स, और ये जो फोल्डिंग इसने की हुई है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली सेल का पावर हाउस होता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। ये एनर्जी हर सेलुलर एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। जहाँ ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये पावर हाउस है, ये सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो सेल्स जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे वो रिस्पायरेशन है, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे वो रिस्पायरेशन है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि बेसिकली जो न्यूक्लियर एनवेलप हमने इससे पहले डिस्कस किया है, तो ये उसी इन न्यूक्लियर एनवेलप के साथ ही जो है वो अटैच होते हैं। ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक इसमें है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक। इसको रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ ये जो पर्पल कलर के आपको दाने नजर आ रहे हैं ये इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इसलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इस पर जो है वो स्मूथ पर हमारे पास कोई राइबोसोम्स नहीं होते, इसी वजह से हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर फंक्शंस की बात करें तो ये मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बेसिकली लिपिड्स भी बनाता है और साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जितनी भी वेस्ट चीज़ें होती हैं, उनको भी जो है डिटॉक्सिफाई करता है। ये सेल के अंदर जो है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह मतलब काम करता है, क्योंकि यही जो है आने वाली जितनी भी मटेरियल्स हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं, उनको डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, साथ साथ लिपिड एंड प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है। तो इसी वजह से इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ भी, क्योंकि तमाम चीज़ें, तमाम मटेरियल इसी के अंदर बाहर होकर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, तो ये ट्रांसपोर्ट में भी जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की, यानी कि जो हमने अभी डिस्कस किया कि रफ और स्मूथ का बेसिकली सबसे बड़ा फ़र्क ही यही है कि रफ के साथ जो है वो राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब ये राइबोसोम्स है क्या? ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो ये राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम के बेसिकली दो हिस्से हैं, एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट है, और ये दोनों सब यूनिट्स मिलकर जो है वो राइबोसोम्स को जो है वो राइबोसोम्स की फॉर्मेशन यानी कि राइबोसोम्स की शक्ल इख्तियार करते हैं। राइबोसोम्स होते क्या हैं बेसिकली? ये राइबोसोम्स छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि फ्रीली भी मूव करते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं। ये प्रोटीन बनाने की जगह होती है, बेसिकली इन्हीं के जरिए प्रोटीन बनता है। राइबोसोम्स जो है जो फ्रीली मूवेबल होते हैं और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, इन दोनों का एक ही फंक्शन है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। और वही प्रोटीन जो है वो बॉडी की ग्रोथ में और जो सेल्स रिपेयर होने जाते हैं, यानी कि जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनकी रिपेयर में, तो ये एक अहम किरदार अदा करता है ग्रोथ में भी और रिपेयरिंग में भी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है वो हमारे पास है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस जो है वो इसी शेप का होता है जैसे कि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शक्ल का ही होता है। ये एक पाउचेस लाइक जो है वो शेप होती है, जिसके इस जो है अंदरूनी हिस्से को हम कहते हैं ल्यूमिन, और जैसे कि एक माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डिंग को हम क्रिस्टे कहते थे, गोल्जी अपैरेटस की फोल्डिंग को जो है वो हम सिस्टरने कहते हैं।
ये बेसिकली फंक्शन क्या अदा करता है, यानी कि स्ट्रक्चर्स तो हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम अगर फंक्शन की बात करें तो गोल्जी अपैरेटस प्रोटीन्स जो कि राइबोसोम्स ने उनकी फॉर्मेशन किया है, जो प्रोटीन सिंथेसिस हुई है, उनको मॉडिफाई करता है, यानी कि उनको इन्हेंस करता है और उसको फिर पैकेजेस प्रोवाइड करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। गोल्जी अपैरेटस एक गाड़ी की तरह काम करता है। जो आने वाला प्रोडक्ट होता है वो कौन है, वो प्रोटीन है। तो पहले उनकी मॉडिफिकेशन करेगा कि अगर कोई चीज़ कम है, ज़्यादा है, फिर उनको पैक करेगा और उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये प्रोटीन्स को उनकी करेक्ट जो है, जो उनकी डेस्टिनेशन होती है, उन तक भेजने में मदद करता है। इसको आप जो है एक डिलीवरी गाय भी कह सकते हैं कि ये एक डिलीवरी वाला है जो कि प्रोटीन को जो है अपने अपने जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है उसको पहुंचाएगा। सेल सिक्रीशन में भी जो है वो गोल्जी अपैरेटस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि है हमारे पास लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की जो है ये शेप होती है, इनके मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये साइड पर जो है इसके प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं और इसी प्रोटीन्स के थ्रू इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। लाइसोसोम्स के अंदर ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल हो, ओल्ड ऑर्गेनेल्स यानी कि जो ओल्ड हिस्से हों सेल के और या जितने भी जर्म्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसीलिए जो है लाइसोसोम्स हमारे पास सुसाइड बैग्स भी इनको कहा जाता है। इनका मेथड ये होता है कि अगर एक फॉरेन पार्टिकल जो है किसी भी सेल के अंदर एंट्री करता है तो ये क्या करते हैं कि ये अपने आप को बर्स्ट यानी कि ये अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं, जिसके नतीजे में फ्लूइड इनके अंदर जो है वो जमा होता रहता है एंड वन टाइम क्या होता है कि ये बर्स्ट आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया होता है वो उसी तरह ख़त्म हो जाता है। और ये जो सेल्स होते हैं, ये जो लाइसोसोम्स हैं, ये सेल को जो है इसी तरीके से क्लीन और हेल्दी रखते हैं, यानी कि ये एज अ सुसाइडल बैग्स जो है सेल्स के लिए काम करते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल्स हमारे पास जो है एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ये बेसिकली जो है सेल डिवीजन जो कि माइटोसिस होती है उसमें एक अहम किरदार अदा करता है। माइटोसिस में क्या होती है कि सेल्स जो हैं वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है और वो डिवाइड कब होता है, जब ये जो सेंट्रियोल आपको नजर आ रहे हैं ये सेल्स के जो है वो यानी कि न्यूक्लियस के पीछे पाए जाते हैं। ये सेंट्रियोल जो है ये जब माइटोसिस होती है तो उसके जब फर्स्ट स्टेज हो रहा होता है तो उस स्टेज में ये सेंटर में आ जाते हैं एंड देन ये सेंट्रियोल जो है वो आपस में स्प्लिट हो जाते हैं एंड देन साइटोकाइनेसिस के थ्रू वो डॉटर सेल्स जो है वो आपस में डिवाइड हो जा यानी कि टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं और डिवीजन में एक अहम किरदार अदा करते हैं और डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन इन्हीं के जरिए हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले सेंट्रियोल्स ही स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। अगर ये ना हो तो सेल डिवीजन जो है वो इनकम्प्लीट होगा। वैक्यूल्स की बात करते हैं तो वैक्यूल्स जो है ये जो है एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता, ये हमारे पास प्लांट सेल्स में पाया जाता है। एमसीक्यूज के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि वैक्यूल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के सेल में पाया जाता है, जो कि उनको शेप भी प्रोवाइड करता है और उनके लिए एज अ स्टोरेज भी काम करता है। ये जो है हमारे पास वैक्यूल है जो कि प्लांट के अंदर के सिस्टम में जो है ये मौजूद है। अब हम बात करते हैं, यानी कि जो हमने बात की कि वैक्यूल जो है सिर्फ प्लांट में है, तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें और भी हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल में जो है वो डिफरेंट है। जिस तरीके से क्लोरोप्लास्ट जो है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में जो है वो मौजूद है। सेंट्रियोल्स जो है ये प्लांट सेल में नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं। इस डायग्राम में जो रेड कलर के जो है एरोज शो किए गए हैं, रेड कलर की राइटिंग में है, तो वो है न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। जितने भी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमने पीछे पढ़े हैं, तो ये तमाम जो है एनिमल सेल में भी सेम है और प्लांट सेल में भी सेम है। अब जिस चीज़ का डिफरेंस आता है तो वो बेसिकली सेल वॉल का, क्लोरोप्लास्ट का और वैक्यूल का आता है।
ये तीन चीजें ऐसी हैं, यानी कि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वैक्यूल नहीं होता। तो जो है अब ये चीजें क्या करती है, इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। जैसे कि सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ मिलकर जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके अलावा सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनिमल सेल में ही पाया जाता है। अगर हम इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, यानी कि जितने भी हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं, अगर हम इनके इंपॉर्टेंस की बात करें, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस है सेल का, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो एनर्जी डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। लाइसोसोमल जो कि बेसिकली क्लीनेज का काम करता है, अगर तो ये ना होगा तो क्लीन नहीं होगी, जिसकी वजह से स्टोरेज डिजीजेस काज हो जाएंगी। राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और आगे जाकर प्रोटीन फिर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एंजाइम्स इनमें अहम किरदार अदा करते हैं। तो जब राइबोसोमल की में कोई डिसफंक्शन आ जाएगा तो उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रॉब्लम्स भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। इस पूरे लेक्चर की समरी ये है कि सेल्स हमारे पास बेसिक यूनिट होते हैं, ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उन फंक्शंस को हम सेल्स के बगैर नहीं कर सकते। और अगर वो सेल्स ना हो तो फिर वो फंक्शंस जो है वो या तो वो बिल्कुल होंगे नहीं, और अगर हो भी तो बिल्कुल जो है वो फंक्शंस वो डिसफंक्शंस में होंगे, वो डिजीजेस की तरफ होंगे। और फिर हमारे पास जो है इन ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमने डिसऑर्डर्स पढ़े कि अगर इनमें से कोई भी पार्ट जो है वो अगर तो वो डिसफंक्शनल होगा तो उससे डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज होंगी। आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको शेयर भी कर लें अपने स्टूडेंट, अपने कुलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।